आज जिस बात की गूंज है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं भारत की बेटी हूं और फख्र करती हूं कि इस जमीन पर पैदा हुई हूं, और फख्र इस बात का भी है कि इस धरती पर मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहती हूं। यानी मैं भारतीय मुसलमान हूं। मैं आजादी से अपने धर्म को फॉलो करती हूं और मेरे जैसी करोड़ों मुस्लिम महिलाएं हैं जो आजादी से अपने धर्म को फॉलो करती हैं और ये तय करती है कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह आजादी मुझे इस मुल्क ने दी है, संविधान ने दी। उधर भारत से 2140 किलोमीटर की दूरी पर एक क्रांति चल रही है। 2022 में वुमेन लाइफ फ्रीडम एक मूवमेंट, उस नाम से शुरू हुई एक क्रांति आज ईरान में बदलाव की बयार बन गई है। आज भले ही इस क्रांति के साथ महंगाई और बदलाव का नारा जुड़ गया हो, लेकिन इसके मरकज में, इसके सेंटर में जो बदलाव की तपिश है, उसकी धधक आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। महिलाओं पर जबरदस्ती थोपी गई पर्देदारी आज ईरान जिस बदलाव की आग में जल रहा है, उसकी पहली चिंगारी कोई अगर है तो महिलाएं। महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई वो पहली चिंगारी है। और आज ईरान में क्रांति का चेहरा महज एक महिला की तस्वीर नहीं, ऐसी सैकड़ों महिलाएं जो सड़कों पर उतर आई है, अपना लिबास बदल कर वो कह रही हैं हम क्या चाहें आजादी। ये महिलाओं की जो तस्वीर है, ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर की आग से सिगरेट जलाती हुई वायरल होती तस्वीर है। कहने वाले कह सकते हैं कि ये नैतिकता का तकाजा नहीं है। हाँ, सही बात है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो इसे नापसंद करेंगे। हम भी ये कह सकते हैं कि ये तरीका जायज नहीं लगा। लेकिन जब एक देश की आधी आबादी उसको जबरदस्ती जकड़ने की कोशिश होती है, उसके पैर को कैद कर दिया जाता है, उसके पंखों को कतर दिया जाता है, तो वो कसमसाहट ऐसी ही तस्वीरों में सामने आती है और आजादी की फिर वो नायिका बन जाती है। महसा अमीन, अहू दरियाई, गुलरख इब्राहिमी, अमृता बासी और अब मोटेसियो एडम्स, ये वो चेहरे हैं जो हर हथकंडा अपना रही हैं उस रूढ़िवादी सोच को कुचलने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ईरान में महिलाओं की क्रांति की ये तस्वीर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैं हिंदुस्तान की तरफ आ रही हूं। ईरान के 1930 वाले दौर को याद दिलाते हुए मैं हिंदुस्तान आ रही हूं। ये वो दौर था जब रेजा शाह पहलवी ने महिलाओं को खुद की मर्जी के पहनावे की आजादी दी। 1930 के दशक में बुर्के और पर्दे पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर आया 1979 का वो दौर जब ईरान में इस्लामी क्रांति होती है और सत्ता में फिर आयतुल्लाह खुमैनी आते हैं। महिलाओं के लिए हिजाब फिर कंपलसरी हो जाता है। एक झटके में 49 साल की आजादी धर्म के नाम पर काले लिबास में ढक दी जाती है। लेकिन जैसे हर रात की सुबह होती है, वैसे ही हर जबरदस्ती के थोपे गए फैसले के खिलाफ क्रांति होती है और इसीलिए उस फैसले के 47 साल बाद फिर ईरान की महिलाएं अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने लगी हैं। अब आइए आप हिंदुस्तान, मुझे ये सब बताना आपको बहुत जरूरी था। ईरान की महिलाएं 1979 से पहले वाली आजादी चाहती हैं और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे विचार हैं जो चाहते हैं कि इस देश में वो 49 साल पहले जो ईरान में किसी मुस्लिम मुल्क में हुआ करता था वो यहां होने लगे आने वाले समय में। क्या पीछे चलने वाली सोच। वोट बैंक के लिए बेचैन नेता और नैतिकता का खेल खेलने वाले ये तथाकथित मौलानाओं की तिगड़ी संविधान के सहारे बुर्के और बुर्के वाली सोच को थोपने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो पहनना है वो पहन ले। भारत का संविधान उसे ये बात और इसकी आजादी देता है, लेकिन इसके पीछे की सोच को समझिए। भारत में हर किसी को अपने हिसाब से कपड़े पहनने की, भाषा बोलने की, धर्म को मानने की आजादी है। लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के चीफ असद ओवैसी सोलापुर में जो कहते हैं, जो सपना दिखाते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है मिस्टर ओवैसी, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मेयर बन सकता है।
लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी बुर्के वाली को, किसी हिजाब वाली को देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। मैं इस बात पर यकीन रखती हूं जो आप कह रहे हैं कि कोई भी बन सकता है। हां, कोई भी बन सकता है, कोई भी नागरिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मेयर बन सकता है। लेकिन बड़ी ही चालाकी से संविधान की आजादी को ओवैसी साहब एक शर्त के साथ थोपने की आप कोशिश ना करें। ये चालाकी इतनी समझदारी से इस्तेमाल की जाती है कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात तो भैया यही कर रहे हैं। लेकिन एक समाज के तौर पर क्या मुस्लिम महिला होने का मतलब हिजाब है? क्योंकि हिजाब को मुस्लिम महिलाओं की पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों भैया? जो हिजाब पहनेगी वही मुसलमान होगी, जो नहीं पहनेगी वो मुसलमान नहीं है। ओवैसी साहब कह सकते थे कि एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, कलमा गो मुख्यमंत्री बनेगी, मेयर बनेगी। लेकिन क्या कहा? हिजाब वाली महिला। वाह! सवाल यह है कि क्या बेगम खालिदा जिया मुसलमान नहीं थी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, मुसलमान नहीं थी? वो तो हमेशा साड़ी में दिखी है। शेख हसीना क्या मुसलमान नहीं है? वो इस्लाम फॉलो नहीं करती है, ये भी प्रधानमंत्री नहीं है, हमेशा साड़ी में दिखी है। बेनजीर भुट्टो ये मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक राष्ट्र की प्रधानमंत्री रही है। कहां है हिजाब? सलवार सूट पहने हुए हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने सियासत में मुकाम हासिल किया है, कोई भी आइडियोलॉजी रहे हो। अपने धर्म को सर माथे पर उठाकर घूमी है, ये भी सब अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ी है। कहां है काला बुर्का? कहां है वो शटल बुर्का? ये सब की सब मुसलमान हैं कि नहीं है? और मुस्लिम बहुल राष्ट्र की राष्ट्राध्यक्षा रही है। इसीलिए मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के साथ जोड़ने की जो चालाकी है वो यहां हिंदुस्तान में तो नहीं चलेगी, ये बहुत हल्की है। ओवैसी साहब इस बयान के बाद सियासी हंगामा खड़ा करना चाहते थे, हो गया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक तमाम सियासी दलों को ओवैसी के हिजाब पर शर्त पसंद नहीं आ रही, थैंक गॉड नहीं आ रही। इसीलिए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा दावा कर रहे हैं कि बुर्के वाली जाग गई तो ईरान की तरह ओवैसी को बुर्का पहनकर भागना पड़ेगा। कांग्रेस की मुमताज पटेल उनके बयान को अतिवादी बता रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ओवैसी से सवाल कर रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन और जॉर्डन का शाही परिवार आता है। उनके परिवार की कितनी महिलाओं को देखा है बुर्के में? ओवैसी की इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ सियासी बाजार गर्म है। ईरान में महिलाओं की शुरू की गई क्रांति अपने पूरे शबाब पर है। लेकिन इनको देखिए, भारत की ये नारेबाजी गैंग जो घूमती है ना, इधर उधर डपलियां ले लेके, हर बात पे ढम ढम डपलियां और झंडा उठाने वाली, आज कहीं भी नहीं दिख रही है। आज कहीं से नहीं निकल रहा है, बोल के लब आजाद है तेरे, फैज की कविता याद है ना, अपना एंथम बना लेने वाली गैंग। आज इनके लब सिल गए हैं। छोटे छोटे मुद्दे में जिस फांसीवादी से आजादी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रहा है। मनुवाद से आजादी चाहिए, तानाशाही से आजादी चाहिए, पुरुषवाद से आजादी चाहिए, नारीवाद ना। ओवैसी के बयान से इनका चोटिल हो रहा है और ना ही ईरान की क्रांति उसे जगा पा रही है। सबकी सब अभी सोई पड़ी है, क्योंकि चीखो गैंग का दिल ना नैतिकता के हिजाब से जकड़ी महिलाओं को देखकर पसीजता है और ना ही उस मानसिकता को देखकर शर्मसार होता है जो मुस्लिम महिला का मतलब नकाब बना देते हैं या देना चाहते हैं। और ये इतने ढीठ है कि इन्हें ये सच्चाई परेशान नहीं करती कि कई मुस्लिम देश अब इस जबरदस्ती से बाहर निकल रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, शाद, कोसोवो, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, दर्जनों देश हैं जहां पर अब यह नहीं थोपा जा सकता है। बुर्के की बंदिश से अपने मुल्क की महिलाओं को आजाद इन्होंने कर दिया है। कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने बुर्के, नकाब और हिजाब के खिलाफ बाकायदा कानून तक पेश कर दिया है। और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जिसकी ना तो परंपरा नकाब से मैच करती है, ना सोच नकाब से मैच करती है, वहां बुर्के वाली पीएम का सपना संजोए जा रहा है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल है कि इस्लाम के नाम पर महिलाओं के हक पर पहरेदारी कब तक करेंगे भैया? क्या सियासत में मुस्लिम महिलाओं के लिए नकाब को पहली शर्त बनाने की कोशिश नहीं हो रही है? और क्या भारतीय मुसलमान को उसकी परंपरा और उसकी संस्कृति से अलग करने की साजिश, इसे ना माना जाए? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।